पूरा दिन घूमने के बाद रात को डिनर के बाद सब होटल पर जाते हैं। दिव्या का तो पूरा मूड ही खराब था। आदित्य के कॉल कट करने के बाद उसने फिर कॉल करने की कोशिश की है, लेकिन आदित्य ने कॉल रिसीव नहीं किया। दिव्या दुखी मन से होटल रूम के बालकनी में खड़ी हो गई। वह लगातार फोन को देखने लगती है। दिव्या शांत सा आँख बंद कर लेती है। सपना होटल से बाहर गार्डन पर अकेली बैठी हुई थी, किसी सोच में डूबी हुई थी। तभी उसे किसी के होने का एहसास होता है। सपना थोड़ा सिर घुमा कर देखती है तो अनुज उसके पास आकर बैठा हुआ था। कुछ देर तक वह अनुज को देखती रहती है, फिर नजरें सामने की ओर कर देती है। अनुज बहुत ही ज़्यादा सीरियस था। वह भी सामने की ओर ही देख रहा था। दोनों की भी शांति थी। अचानक ही अनुज बोला, तुमने कभी क्यों नहीं बताया कि तुम शादीशुदा नहीं हो? सपना हैरान सा रह गई, पर कुछ पल बाद सपना ने जवाब दिया, आपने कभी पूछा ही नहीं। बोलते ही सपना अनुज को देखने लगी। अनुज भी सपना को देखने लगा। नजरें मिलते ही दोनों एक दूसरे में खो गए। लेकिन कुछ वक्त बाद अनुज सपना से नजरें हटाकर सामने देखने लगा। सपना कुछ देर तक तो अनुज को देखती रही, फिर उसने भी नजरें उससे हटाकर सामने कर दी। एक बार फिर दोनों के बीच खामोशी सी छा जाती है। अनुज अपनी जगह से उठकर जाने लगता है। तभी सपना बोली, क्या आपको पता है अर्जुन कहाँ है? अनुज के रुक जाते हैं। वह बिना पीछे मुड़े बोला, मैं भाई को टेरेस पर जाते हुए देखा था। इतना बोलते ही अनुज वहाँ से रुक चला जाता है और सपना उसे देखती रहती है। फिर वह भी अंदर की ओर चली जाती है। इधर रूहान बालकनी में रेलिंग पकड़कर खड़ा था और वंश चेयर पर बैठा हुआ था। वंश बहुत ही सीरियस में बोला, रूहान, मैंने अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करवाया है। रेहान का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, उसका जानबूझकर एक्सीडेंट करवाया गया था। यह सुनते ही रूहान की पकड़ रेलिंग पर कस जाती है। वंश उठकर रेहान के पास जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है। रूहान, किसने किया है ये सब? वंश जवाब में बोला, पाखी की दीदी। उसने पाखी को मरते हुए देखा और पाखी के पीछे रेहान को देख उसने ही उसी वक्त रेहान को कार से टक्कर मार दिया। लेकिन अब वो तुझे मारना चाहती हैं। रूहान बिना भाव के वंश पलट कर देखने लगा। रूहान को बिना भाव के देख वंश बोला, देख यार, मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त में से एक को तो खो दिया है, लेकिन मैं तुझे नहीं खो सकता हूँ। वंश के चेहरे पर डर देखकर रूहान उसके गले लग जाता है और बोला, मुझे कुछ नहीं होगा यार, मैं रेहान का बदला लेकर रहूँगा। उसने मुझे टारगेट करके अपनी मौत को बुला दिया है। वंश झटके से रूहान से अलग हो गया। रूहान की आंखों में बदले की भावना साफ दिख रही थी। रूहान को ऐसे देखकर वंश बोला, यार प्लीज, तू क्यों खुद की जान खतरे में डाल रहा है? भूल जाओ उन सब बातों को। रूहान गुस्से से चीखता हुआ बोला, भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं मैं? रेहान और तू दोनों ही मेरी जान थे, पर उस लड़की की वजह से रेहान मुझसे हमेशा के लिए दूर हो गया और तू कह रहा है मैं उसे भूल जाऊं, रेहान को भूल जाऊं? वंश भी एकदम तेज आवाज में बोला, हाँ तो तू क्या चाहता है?
रेहान की तरह मैं तुझे भी खो दूँ? रूहान वो कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या है। कहते हुए रूहान पीट करके खड़ा हो गया। वंश उसे देख कर बोला, ठीक है तो फिर मैं भी इस बदले में मेरा तेरा साथ दूंगा। मैं रूहान सख्त लफ्ज़ में बोला, तो कुछ नहीं करेगा? क्यों, दोस्त सिर्फ तू था, भूल गया? या भूल मत, रूहान जितनी तेरी अच्छी दोस्ती थी उतनी ही मेरी भी दोस्ती सच्ची है। जैसे तू मुझे नहीं खोना चाहता वैसे मैं भी तुझे नहीं खोना चाहता। बोलते ही वंश वहाँ से चला जाता है। रूहान ने उसके जाते ही आंखें बंद कर ली। वहीं टेरिस पर सपना जाकर देखती है तो अर्जुन अकेला शांत सा खड़ा हुआ था। सपना धीरे से उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है। अर्जुन ने एक नज़र तक सपना को देखा, फिर शांत से सामने देखने लगा। सपना सामने देखकर बोली, अगर आपको हमारे रिश्ते से प्रॉब्लम है तो आप मुझे बोल सकते हैं। अर्जुन सपना को देखने लगा। सपना अर्जुन की तरफ मुड़कर देखते हुए बोली, आपको तो याद होगा ना, मैंने आपसे रिश्ता जुड़ने से पहले क्या कहा था? मैं अनु को एक अच्छा पापा देना चाहती हूँ। उसे मैंने हर पल पापा के लिए तड़पते हुए देखा है। अगर हमारा ही रिश्ता सही नहीं रहा तो फिर? बोलते हुए सपना रुककर नज़रें झुका लेती है। अर्जुन सपना को ऐसे देख उसके चिन को पकड़कर चेहरा ऊपर करता है। सपना सीधे अर्जुन की आंखों में देखने लगती है। अर्जुन सपना की आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हें भी ये याद होगा कि मैंने उस वक्त क्या कहा था? मैंने कहा था कि मैं अच्छा पति के साथ साथ अनु का अच्छा पापा भी बनूंगा। सपना बस अर्जुन को देखती रहती है। अर्जुन सपना के चिन को छोड़कर उसे गले लगाता है। गले लगाए हुए वह मन ही मन बोलता है, आई एम सॉरी सपना, मुझे पता है कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा डिसपॉइंट किया है, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। वहीं सपना बस शांत सा खड़ी रह जाती है। दूसरे दिन सभी मंदिरों में घूमने जाते हैं। अर्जुन सपना का हाथ पकड़कर चलने लगता है। सभी अपने पार्टनर से बातें करते हुए घूम रहे थे। दिव्या तो आदित्य के कॉल रिसीव न करने से बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसने कल रात से आदित्य से बात नहीं की थी। इस वजह से वह नाराज़ के साथ साथ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही थी। वहीं अर्जुन और सपना को करीब देखकर अनुज को बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन वह फिर भी अपने ओंठों पर मुस्कुराहट लिए बात कर रहा था। रूहान, वंश और अनुज एक साथ थे। रूहानी अकेली उनके आगे ही थी। तभी उसे देख वंश बोला, यार आजकल की लड़कियां भी ना अकेली घूमती रहती हैं और जब कोई उन्हें पकड़ ले तो चिल्लाती रहती हैं। ये नहीं कि पहले ही खुद को सेव करने के लिए किसी के साथ घूमें। रूहानी रुककर पीछे मुड़कर वंश को घूरती है और उसे देखती है। उसे ऐसा घूरता देख वंश बोला, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो लड़कियों की बात कर रहा हूँ। रूहानी चिढ़ते हुए बोली, तो तुम्हें मैं क्या लगती हूँ? रूहान और अनुज अच्छी तरह से जानते थे कि दोनों झगड़ा करने में एक्सपर्ट हैं, इसलिए दोनों वहाँ से साइड हो जाते हैं। वंश हंसते हुए कहता है, तुम और लड़की, नाइस जोक। रूहानी बुरी तरह से उसे घूरने लगती है। वंश अपने आसपास देखता है तो अनुज और रूहान वहाँ से भाग चुके थे।
वंश एक नज़र रूहानी को देखता है, फिर दौड़कर अनुज और रूहान के पास जाता है। वह वहाँ पहुँचते ही हाँफने लगता है। दिव्या जो वहीं आ रही थी वह पानी वंश को देती है। वंश पानी लेकर पीता है। फिर जब वह देने की बारी आती है तो वह असमंजस में दिव्या को देखने लगा। रूहान वंश का चेहरा देखकर समझ जाता है कि दिव्या को वंश नहीं पहचानता। इसलिए रूहान दिव्या को दिखाते हुए कहता है, वंश ये मेरी भाभी हैं। वंश रूहान को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा तो ये वही हैं जिनकी तू फ़ोन पर हमेशा तारीफ करते नहीं थकता। दिव्या रूहान को देखने लगती है तो रूहान मुस्कुराते हुए बोला, हमारी भाभी हैं ही तारीफ के काबिल। इस पर दिव्या मुस्कुरा देती है। वहीं वंश अपना हाथ पकड़कर दिव्या से, हाय भाभी, मैं तेजस भाई का छोटा भाई वंश ठाकुर और रूहान का सबसे अच्छा दोस्त। दिव्या मुस्कुराते हुए वंश से हाथ मिलाती है। ऐसे ही दिन ख़त्म हो जाता है और रात में अंधेरों की दस्तक होती है। दिव्या बार बार आदित्य को कॉल पर कॉल किए जा रही थी, लेकिन आदित्य आज एक भी कॉल रिसीव नहीं करता। दिव्या अब फ़ोन को गुस्से से फेंक देती है और बेड पर पेट के बल लेट जाती है। तभी उसका डोर नॉक होता है। दिव्या आवाज़ को नज़रअंदाज करके वैसी ही रहती है, पर बार बार नॉक होने से दिव्या परेशान होकर उठ जाती है और दरवाज़ा खोलती है। सामने एक बेटा सर झुकाए हुए खड़ा था। दिव्या के दरवाज़ा खोलते ही वह बोलता है, मैम आपको रूम नंबर 507 में बुलाया गया है। दिव्या हाँ में सिर हिलाती है और बुझे मन से कमरे की तरफ बढ़ जाती है। कुछ देर में वह कमरे के बाहर खड़ी होती है। दिव्या कमरे का दरवाज़ा खोलती है तो सामने का नज़ारा देखकर हैरान हो जाती है। कमरा पूरा अंधेरा था, बस हर तरफ मोमबत्तियाँ जल रही थीं। उसके साथ ही गुलाब की पंखुड़ियाँ हर तरफ बिखरी हुई थीं, या यूं कहें हर तरफ गुलाब और मोमबत्तियों से सजाया गया था। कमरा बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक लग रहा था। दिव्या बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है। अचानक से बाहर से दरवाज़ा बंद होता है। दिव्या पीछे मुड़कर देखने लगती है। तभी गिटार की धुन से उसका ध्यान फिर से सामने आ जाता है। अंधेरों से निकलकर आदित्य गिटार बजाते हुए आता है। दिव्या उसे देखते ही खुश हो जाती है, लेकिन जैसे ही उसे आदित्य की फ़ोन न उठाने वाली बात याद आती है, वह आदित्य से नाराज़ होकर मुंह फेर लेती है। आदित्य गिटार बजाते हुए रुककर दिव्या को देखकर गाना गाने लगता है। मेरी राहें तेरे तक हैं, तुझ पे ही तो मेरा हक है, इश्क मेरा तू है बेशक है। आदित्य एकटक बस दिव्या को ही देख रहा था और दिव्या नाराज़ होकर अब भी मुंह फेर कर खड़ी हुई थी। सोच तेरी मैं कसम यही खाऊंगा, कितने वादे नू मैं निभाऊंगा, तुझे हर बारी अपना बनाऊंगा मैं, तेरा बन जाऊंगा मैं, तेरा बन जाऊंगा। आदित्य दिव्या के पास आकर उसके चारों तरफ घूमते हुए गाना गाता है। लखा तो जुदा मैं हुई तेरी खातिर, तू ही मंजिल तेरा मुसाफिर। हाँ हाँ लखा तो जुदा मैं होया तेरे खातिर, तू ही मंजिल मैं तेरा मुसाफिर। रब नू भुला बैठा तेरे करके, मैं हो गया काफिर। दिव्या आदित्य को नज़रअंदाज करके वहाँ से जाने लगती है।
तो आदित्य गिटार को एक हाथ से पकड़कर दिव्या के हाथ को पकड़ लेता है। गाते गाते हुए आदित्य रुक जाता है और गिटार को नीचे रखकर दिव्या को पीछे से हक कर लेता है। दिव्या आदित्य से छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। आदित्य दिव्या के पेट से होकर कमर को सहलाते हुए कहता है, आई एम सॉरी वाइफी। दिव्या खुद को छुटाते हुए नाराजगी से कहती है, नहीं चाहिए आपका सॉरी, छोड़िए मुझे। आप क्यों आए हैं यहाँ? तुम्हारी बहुत याद आ रही थी वाइफी, एक पल भी तुम्हारे बिना नहीं रहा जाता। कहते हुए आदित्य दिव्या को अपनी ओर पलटकर उसे देखने लगता है, जो अब प्यार से आदित्य को देख रही थी। आदित्य दिव्या को गोद में उठाता है। दिव्या बस आदित्य को देखती रहती है। आदित्य दिव्या को बेड पर लेटाकर अपने शर्ट के बटन को खोलने लगता है। आगे क्या होगा यह सोचकर ही दिव्या शर्म से करवट बदलकर आदित्य की तरफ पीठ कर लेती है। आदित्य अपनी शर्ट उतारकर फेंक देता है और दिव्या के पास लेटकर झटके से अपनी ओर पलटता है। दिव्या की सांसें एकदम से तेज हो जाती हैं। आदित्य बिना वक्त गंवाए दिव्या के होठों को चूमने लगता है। होठों को चूमते ही आदित्य दिव्या के साड़ी को निकाल कर नीचे फेंक देता है। होठों से होते हुए अब वह गर्दन से होकर सीने को चूमने लगता है। दिव्या भी आदित्य के सीने को चूम रही थी और उसके साथ आदित्य के बालों पर चढ़ रहे थे। उसके हाथ गर्दन से होते हुए आदित्य दिव्या को पेट पर चूमने लगता है। आदित्य के ऐसा करते ही दिव्या के शरीर में सिरहन सी दौड़ती है। कुछ ही वक्त में आदित्य दिव्या के सारे कपड़े फर्श पर फेंक देता है। मोमबत्ती की हल्की रोशनी में दिव्या खुद को छुपाने की कोशिश करने लगती है। आदित्य दिव्या के ऊपर आकर अपने ऊपर चादर ओढ़ लेता है, जिससे दिव्या को छुपने का जगह मिल जाती है। रोमांटिक माहौल में दोनों एक दूसरे को बाहों में भरकर खो जाते हैं। बहुत देर तक तो एक दूसरे को चूमने के बाद आदित्य दिव्या को देखते हुए उसके अंदर एंटर हो जाता है। दिव्या की मदहोशी और थोड़ी दर्द भरी एक आह सी निकल जाती है। आदित्य सॉफ्टली दिव्या को प्यार करने लगता है, जिससे दिव्या आहें भरते हुए आदित्य को उत्तेजित करने लगती है। आदित्य की सांसें दिव्या के चेहरे पर टकरा रही थीं। आदित्य की सांसें भी बहुत तेज चल रही थीं। आज आदित्य दिव्या के साथ बहुत ही सॉफ्टली बिहेव कर रहा था, जिससे दिव्या को बहुत अच्छा लग रहा था। दिव्या आज आदित्य के प्यार में खुद को पूरी तरह से खो देना चाहती थी। पिघलती मोमबत्तियाँ पूरी तरह से पिघलकर ख़त्म हो जाती हैं और अब पूरा कमरा एकदम अंधेरे में डूब जाता है। गुलाब की पंखुड़ियों की सुगंध पूरे कमरे में फैली हुई थी। इसके साथ ही कमरे में दिव्या की मदहोश भरी आहें और सिसकियाँ सुनाई देती रहती हैं। दोनों मिलन की गवाही फर्श पर पड़े कपड़े दे रही थी। बेड पर बिछी हुई पंखुड़ियाँ गुलाब की नीचे गिरकर अपनी जगह ले लेती हैं। चादर भी अब खिसकते हुए आदित्य के कमर पर आ जाती है। दोनों के प्यार का सिलसिला बहुत देर तक चलता रहता है। प्यार की चरम सीमा पर पहुंचकर आदित्य रुक जाता है और दिव्या भी अपनी सांसों को संभालते हुए आदित्य को देखने लगती है।
आदित्य दिव्या के साथ जुड़े हुए शरीर से खुद को अलग करता है और फिर बेड पर लेट जाता है। आदित्य दिव्या को देखकर कहता है, मैंने कहा था ना वाइफी, मैं तुम्हें बहुत सारा प्यार करके मना लूँगा। दिव्या की तो शर्म से नजरें ही झुक जाती हैं। दिव्या आदित्य के सीने में छुप कर कहती है, लेकिन मैं अब भी आपसे नाराज हूँ। आदित्य फिर एक बार दिव्या के ऊपर आ जाता है और उसे देखकर कहता है, तुम कहो तो तुम्हारी नाराजगी दूर करने के लिए मैं फिर से एक बार कोशिश कर सकता हूँ। दिव्या पलकें झुकाए शर्माते हुए कहती है, हम भी यही चाहते हैं कि एक बार आप फिर से कोशिश करिए। आदित्य तो दिव्या की बात सुनकर हैरान रह जाता है, लेकिन उसका भी दिव्या को प्यार करते हुए मन नहीं भरा था, इसलिए दोनों फिर एक बार एक दूसरे को प्यार करने में खो से जाते हैं।